औरतों के बलात्कार होते हैं। छोटी सोच का आदमी है ये, पुलिस में भर्ती करा हुआ है। महिला हो ऐसे बोलोगे क्या? कैसे बोलूंगा? क्यों महिला हो तो क्या कम है क्या? महिला कम है क्या? महिला है तो महिला रहिए। महिला हो दिल्ली से आई हो, आपका नाम पूरा फेमस कर दोगे, फेमस पता चल जाएगा तुम्हें। ये वही देश है जहाँ पर बेटियों को पूजा जाता है और ये वही देश है जहाँ पर नवरात्रे रखे जाते हैं। महाभारत की कहानी क्या है? कृष्ण कृष्ण क्यों हैं? क्योंकि उन्होंने द्रौपदी का चीर होने से बचाया था। हम हनुमान को क्यों पूजते हैं? क्योंकि उन्होंने सीता मैया को बचाने में श्री राम की मदद की थी। तो जितने भी हमारे भगवान हैं वो इसलिए पूजनीय है कि उन्होंने महिलाओं के अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ी थी। अनफॉर्चुनेटली हम उसी देश में हैं जहाँ पर हर 3 मिनट में एक बलात्कार हो रहा है। क्या आपको मालूम है औरतों के प्रति हो रहे अपराधों में से सबसे टॉप पर है? क्या आपको मालूम है यही आंकड़े 2020 में 28,046 थे? क्या आपको मालूम है यही आंकड़ा 2021 में 31,677 था और 2022 में यही आंकड़ा और बढ़ गया? क्या आपको मालूम है इस जुर्म को करने वाले 89% लोग विक्टिम के नोन होते हैं, अंकल, कुलीग या फिर भाई और पिता भी। जब आप और मैं बात कर रहे हैं तब भी एक महिला इस जघन्य अपराध का शिकार हो रही है। हर 15 मिनट में एक महिला इसका शिकार होती है और ये एक सरकारी आंकड़ा है और असलियत इससे भी ज्यादा डरावनी है। और इसी से रिलेटेड आज मैं एक सच्ची कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ। ये कहानी है किरण की। ये किरण जो 19 वर्षीय लड़की एक नौकरी करके लौट रही थी दिल्ली अपने घर में द्वारका में, और वहीं अपने सहेलियों के साथ जब वो अपने घर पहुंचने ही वाली थी, 3 दरिंदों ने रेड इंडिया कार में उसका अपहरण कर लिया। उसे जबरन कार में घसीट लिया उसकी दोस्तों के सामने। दोस्तों ने चिल्लाया, काफी उसे बचाने की कोशिश की, पर उस लड़की को उन दरिंदों ने अपनी गाड़ी में धकेल लिया। उसके बाद 2 दिन बाद दिल्ली से सटे हुए हरियाणा में इस बच्ची की लाश मिली। दरिंदों ने उसे नोच खाया था। 2 दिन तक वो तड़पती रही। एज पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट उसे 2 दिन लगे मरने में और उसे कोई पानी भी पूछने नहीं आया। मुजरिमों ने कबूला, किरण ने उनसे पानी मांगा, आखिरी में उन्होंने उसे पानी तक नहीं दिया और उसके शरीर के साथ जो बर्बरता की उसे देखकर जो अस्पताल में जो डॉक्टर उसका पोस्टमार्टम कर रहे थे वो भी फेंट हो गए। इस दरिंदगी के बावजूद 11 साल लग गए और उस बच्ची को आज तक न्याय नहीं मिला। यहीं से शुरू होती है मेरी कहानी, इस बच्ची को न्याय दिलाने की, क्योंकि ये देश की बेटी थी, उत्तराखंड की बेटी थी। छावला गैंग रेप केस हम सब से जुड़ा है क्योंकि ये दरिंदे आज भी बाहर हैं, ये हमारे बीच में हैं। ये दिल्ली एनसीआर में है या देश के किसी भी कोने में है, ये हमारे घर की बहू बेटियों के लिए खतरा है। नमस्कार, मेरा नाम योगिता भयाना है और मैं दिल्ली में पली बड़ी हूँ। दिल्ली यूनिवर्सिटी मिरांडा हाउस से मैंने ग्रेजुएशन की और फिर एयरलाइंस ज्वाइन कर ली। लगभग 7 वर्षों के एक्सपीरियंस के बाद, ट्रैवल के बाद एज अ एयर होस्टेस मैंने जॉब की और उसके बाद 2007 में मैंने ये जॉब छोड़ दी और एक संस्था का गठन किया। ये संस्था का गठन कैसे हुआ, आज मैं इसके बारे में आपको बताती हूँ। 2002 में मैं एक मूवी देखने जा रही थी और मैंने एक एक्सीडेंट विक्टिम को देखा जिसे कोई नहीं उठा रहा था। मुझे बहुत दुख हुआ और मुझे पता नहीं कहाँ से हिम्मत आई और मैंने उस विक्टिम को अपनी गाड़ी में लेकर मूवी कैंसिल की और उसको अस्पताल लेके गई। दैट वाज द फर्स्ट टाइम मैं एक सरकारी अस्पताल को देख रही थी। उससे पहले कभी मैं किसी सरकारी हॉस्पिटल में कभी नहीं गई थी। जब मुझे लगा कि उसके इलाज में देरी हो रही है, कोई अटेंड नहीं कर रहा है, तो मुझे बड़ा दुख हुआ। मैंने किसी तरह उन्हें स्ट्रेचर पे डालकर इमरजेंसी रूम तक लेके गई। बहुत स्ट्रगल के बाद उनका ट्रीटमेंट शुरू हुआ और अनफॉर्चुनेटली उन्होंने वहीं अपनी प्राण त्याग दिए। फिर मैंने उनके पर्स से उनका एड्रेस निकाला, उनकी वाइफ को इन्फॉर्म किया और फिर मैंने वाइफ और परिवार के लिए वो केस लड़ा एक्सीडेंट विक्टिम का और आई स्टूड एज अ विटनेस इन द कोर्ट। तो वो जो जर्नी रही फ्रॉम हॉस्पिटल टू पुलिस स्टेशन टू कोर्ट, वो मेरी पहली जर्नी थी सरकारी संस्थानों के साथ। तो मेरा जो एक्सपीरियंस था बहुत ही बुरा था और मुझे लगा कि देश में बहुत काम करने की ज़रूरत है। तो ये बात मुझे कटोचती रही। काफ़ी साल तक मैं फिर भी फ्लाई करती रही, पर एक दिन मैंने अपनी जॉब छोड़ दी और 2007 में एक संस्था का गठन किया जो ऐसे ही दबे कुचले लोगों के लिए, स्पेशली महिलाओं के लिए काम करेगी,
तो जब मैंने अपना काम महिलाओं के लिए शुरू किया, स्पेशली सिंगल वुमेन के लिए, क्योंकि मैंने उस महिला की दशा देखी थी जिसका पति एक्सीडेंट में चला गया। 2007 से 2011 तक लगातार मैंने बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की महिलाओं के लिए। लगभग 40 महिलाओं को ड्राइविंग स्किल्स सिखाए और बहुत सारे स्किल्स सिखाए पर्सनली, और उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ दिलवाई। और काफ़ी नाइट शेल्टर्स भी चलाए, सरकारी अस्पतालों में काफ़ी कमेटीज़ में भी रही। उसके बाद जब ये निर्भया का केस हुआ 2012 में, उससे मेरी लाइफ की दिशा और बदल गई और मैंने बहुत अग्रेसिवली इस इशू पे काम करना शुरू किया। 2012 में जब निर्भया केस हुआ, वो लड़की फिल्म देखकर घर लौट रही थी और वो इन दरिंदों का शिकार हुई। उस दिन, उस वक्त, उस मॉल में मैं भी मौजूद थी। मैं भी डिनर पर गई थी और जब मुझे ये खबर अगले दिन पता चली तो इसने मुझे पूरी तरह से कटोच दिया। मुझे लगा कि ये मैं भी हो सकती थी। क्या फ़र्क था उसमें और मुझ में, कि मेरे पास मेरी गाड़ी थी और मैं उस गाड़ी में बैठकर घर सेफली पहुंच गई, पर वो लड़की जिसको पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाना था, वो इन दरिंदों का शिकार बनी। जब मुझे ये घटना का पता चला तो मैंने भी प्रोटेस्ट शुरू किया और मैं भी जनता के साथ जंतर मंतर पहुंची। जब मैं जंतर मंतर पहुंची तो मुझे लगा कि सिस्टम को हिलाने की ज़रूरत है, उन्हें बताने की ज़रूरत है कि हमारे देश की बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं। तब तक भी मुझे अंदेशा नहीं था कि ये बहुत बड़ा इशू है, पर जब मैंने देखा वहाँ भीड़ उमड़नी शुरू हुई और जंतर मंतर पे टीयर गैस, लाठीचार्ज जो हमारे साथ हुआ, मेरे साथ भी लाठीचार्ज हुआ, मेरी भी टांग टूटी, टीयर गैस हमने झेली। हमने राष्ट्रपति भवन तक जब हमने अपनी परेड शुरू की, हम सब ने, तो एक अलग सा ही एक फीलिंग था, लग रहा था कि अब चीज़ें बदल जाएंगी, ये आखिरी घटना है, इसके बाद कोई देश में बलात्कार नहीं होगा। और हमने जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करना शुरू किया। एवरी डे वहाँ पर बहुत सारे लोग हमसे जुड़ने लगे, काफ़ी संगठन बन गए, हमारा भी एक ग्रुप बन गया और हम लगातार वहाँ बैठे रहे। मैं लगभग 3 महीने वहाँ से हिली नहीं। मैं जंतर मंतर पे थी मार्च तक, क्योंकि निर्भया की मृत्यु के बाद सब लोग वहाँ से डाइल्यूट हो गए, हट गए। पर मैंने सोचा कि अगर हम यहाँ से हट गए तो ये चीज़ हमने रिकमेंडेशंस दिए हैं या दबाव बनाना है या सरकार से हमारी जो मांगे हैं वो पूरी नहीं होंगी, तो हम वहाँ डटे रहे। मार्च तक जब हम वहाँ बैठे थे, हमें बहुत सारे और निर्भया जैसे केसेस आने लगे। वो मेरी एक नई शुरुआत थी। उस चीज़ ने मेरी आंखें खोल दी और कह सकते हैं कि मुझे झकझोर के रख दिया। मार्च तक लगभग 10 केसेस हमने हैंडल कर लिए थे निर्भया के जंतर मंतर के प्रोटेस्ट के दौरान। मेरा आना जाना अस्पतालों में शुरू हुआ, सरकारी अस्पताल जैसे सफदरजंग हॉस्पिटल, एम्स हॉस्पिटल। जब मैं वहाँ जाती थी, ज़्यादातर बच्चों के केसेस आने लगे, जहाँ छोटे छोटे बच्चे का शिकार हो रहे थे। जब मैं एक को मिलने जाती थी तो मुझे दूसरा केस मिलता था, तो मेरे दिन अस्पतालों में, पुलिस स्टेशन में, कोर्ट कचहरी में बीतने लगे। काफ़ी साल निकल गए और मेरी जर्नी इतनी स्ट्रांग हुई और मुझे लगा इस इशू पर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। हमारे पास तरह तरह के केसेस आने लगे, छोटी छोटी बच्चियों के। 1 महीने की बच्ची तक का केस मैंने हैंडल किया है, उसे अपनी गोद में लिया है। मुझ पर क्या बीतती है ये मैं ही बता सकती हूँ। जब मैंने उसको गोद में लिया और वो एक ऐसी मोमेंट थी जब मुझे लगा कि नहीं, यहाँ पर तो बस अपना जीवन इसी को देना है और ऐसे केसेस ना हो, इस पे काम करने की ज़रूरत है। कई बार ऐसे केसेस आए जहाँ खुद के रिलेटिव्स, अंकल्स, मामा, चाचा, और यहाँ तक कि मेरे पास वो केस है जहाँ पिता ने ही बच्ची का किया। लगभग 89% ऑफ द केसेस घर की 4 दीवारी में होते हैं, जो रिपोर्टेड नहीं होते, जो कि छोटे बच्चे होते हैं या महिलाएं होती हैं, वो बोल नहीं पाती हैं, वो घर की 4 दीवारी में होते हैं। तो इस तरह से केसेस आने लगे। पर मेरी आंखें और भी तब खुल गई जब एक हाई प्रोफाइल केस मेरे सामने आया, एक सो कॉल्ड स्पिरिचुअल बाबा का, जिसको हिंदुस्तान में हर कोई जानता है। और उसने क्या किया, उसने एक 13 साल की बच्ची के साथ किया, उसका यौन शोषण किया, बार बार किया। पर जब वो बच्ची मेरे सामने आई और फूट फूट के रोई, तो मैंने मन में ठान लिया कि इस बच्ची को इंसाफ जरूर दिलाना है और इस आदमी को सजा जरूर दिलानी है, चाहे इसका अंजाम कुछ भी हो। इसके लिए मुझे बहुत सारी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा। मुझे बहुत सारी थ्रेट कॉल्स आई, मुझे लोगों ने बहुत कॉल्स किए, बहुत सारे इन्फ्लुएंशियल लोगों की कॉल्स आए कि इस केस से दूर रहो। एक दिन तो मेरे घर के नीचे कुछ लोग आ गए और उन्होंने मुझे बहुत दबाव में बोला कि इस केस से आप पीछे हट जाओ। पर मैं तभी भी डटी रही। उस लड़की की बीमारी इतनी आगे बढ़ गई थी के कारण कि वो मरने वाली हालत में थी।
मैं उसका इलाज कराती रही और मुझे बोला गया आप इसका इलाज मत कराइए, इसे उसके हाल पर छोड़ दीजिए। फिर भी मैंने उसका पूरा इलाज कराया, वो लड़की ठीक हुई ताकि वो अपनी पुलिस की जो इंक्वायरी है उसमें शामिल हो सके, कोर्ट में अपनी विटनेस दे सके। वहाँ तक भी सब ठीक चलता रहा। पर धीरे धीरे इन लोगों ने मुझे और उस लड़की को तोड़ने की बहुत कोशिश की कि हम पीछे हट जाएं। इतनी सारी धमकियों के बावजूद मुझे जब उस बच्ची का रोता हुआ चेहरा, जब वो मुझसे पहली बार फूट फूट के रोके, उसने बताया कि उस किस तरह से इस व्यक्ति ने उसका शोषण किया, किस तरह से उसका किया, मैं वो भूल नहीं सकती हूँ उसका चेहरा। इसीलिए मैंने दृढ़ निश्चय किया है कि इस केस को लॉजिकल कंक्लूजन तक लेके जाऊंगी, चाहे इसका अंजाम कुछ भी हो। क्योंकि मैंने निर्भया के आंदोलन के वक्त ये अपने आप से वादा किया था कि ऐसी सारी बच्चियों को इंसाफ दिलाऊंगी और उनकी इंसाफ की लड़ाई में उनके साथ रहूंगी। मेरी संस्था परी, पीपल अगेंस्ट इंडिया, बहुत एक बड़े उद्देश्य के लिए काम कर रही है। हम उन बच्चियों के लिए खड़े रहते हैं और उनकी इंसाफ की लड़ाई में उनके परिवार के साथ रहते हैं जिनके साथ ऐसे जघन्य अपराध हो जाते हैं। और ऐसे जघन्य अपराध ना हो, इस उद्देश्य से भी परी अवेयरनेस और ट्रेनिंग्स की वर्कशॉप्स पूरे हिंदुस्तान में कर रहा है। परी काफी सारे ऐसे केसेस में एक्टिव रहा जो बाद में काफी हाईलाइटेड हुए क्योंकि हमने उन्हें उठाया, जैसे कि हाथरस केस है, अंकिता भंडारी केस है, दिल्ली कैंट गैंगरेप केस है, कंझावला केस है, ऐसे न जाने कितने केसेस हैं। बांका का केस है बिहार में, जहां पर नाउमीदी थी, जहां पर हिम्मत हार चुके थे परिवार वाले और हमने उनके सपोर्ट किया और उसके बाद केस हाईलाइट हुए। मैं ये नहीं बोलूँगी कि न्याय मिला, क्योंकि न्याय की लड़ाई हमारे देश में बहुत लंबी होती है और वो बहुत तकलीफ और देर और स्ट्रगल से मिलती है, पर उनकी न्याय की लड़ाई में हम साथ में खड़े रहते हैं। उन्हें जो भी सपोर्ट चाहिए होती है हम देते हैं और उनको एक मनोबल मिलता है जब हम उनके साथ जुड़ जाते हैं। हम change.org के थ्रू काफ़ी पिटिशंस चलाते हैं। आपको याद होगा मैंने अभी छावला गैंगरेप केस के बारे में आपको बताया, किस तरह से उन दरिंदों ने हमारी बेटी को नोच खाया और उसी पिटीशन को लेकर हम सुप्रीम कोर्ट में गए और हमने रिव्यू पिटीशन लगाया, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। क्योंकि जो 3 दरिंदे बाहर हैं जिन्हें नवंबर 7 को सुप्रीम कोर्ट ने रिहा कर दिया था, उनमें से एक ने बाहर आकर एक ऑटो चालक की हत्या कर दी और जो बाकी के 2 दरिंदे हैं वो हमारे और आपके बीच में हैं। वो हमारे बीच में कहीं भी हो सकते हैं। इसको लेकर हमने change.org पे फिर से एक मुहिम चलाई है, जिसमें हम चाहते हैं कि हमारी आखिरी उम्मीद, जो कि सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीशन है, उसे सुना जाए और इन पर फिर से कार्रवाई हो और जांच हो और इन्हें फिर से सजा सुनाई जाए। तो जाते जाते मैं आप सभी को ये बताना चाहती हूँ कि हिंदुस्तान को वर्ल्ड का कैपिटल बोला जाता है। जैसा संगीन अपराध हमारे देश में हर 3 मिनट में होता है। क्या आपको नहीं लगता इसे रुकना चाहिए और हम सभी को मिलकर कुछ ऐसा करना चाहिए कि ऐसे संगीन अपराध ना हो? तो आइए मिलकर change.org पर अपनी पिटीशन को सपोर्ट करते हैं और प्रिवेंशन पर, प्रोएक्टिव अप्रोच पर काम करते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मदद मिल पाए और हम इस अपराध को कैसे रोकें, इसकी जड़ तक हम पहुँच पाएं। और जोश टॉक का मैं स्पेशली धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया ताकि मैं आप सभी लोगों से रूबरू हो सकूँ और इस जो गंभीर मुद्दे पर हम जो बात करना चाहते हैं वो बात अपनी यहाँ पर रख सकें।